हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर था कृषि भूमि संबंध, उद्योग और पारिस्थितिकी पर प्रभाव। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जो कि पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा और इस लेक्चर के तहत आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो जो कृषि भूमि संबंध आपका मतलब जो आधा चैप्टर था, उसको हमने लेक्चर 1 में काफ़ी डिटेल में कवर किया है। ठीक है? मतलब जब भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम बन जाता है, जब भारत में ब्रिटेन का या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है, तो उस समय कृषि भूमि संबंध कैसे रहे थे, क्या परिवर्तन आया था, जो टैक्स कलेक्शन की जो प्रणालियाँ थी, वो क्या रही थी, इनको हमने काफ़ी डिटेल में समझा था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उद्योग पारिस्थितिकी पर प्रभाव। मतलब अब उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। कृषि पर तो प्रभाव हमने देख लिया, लेकिन भारत में जो उद्योग वगैरह थे, जो भी उद्योग थे भारत में, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का। इसके अलावा साथ में हम जो पारिस्थितिकी थी उसकी भी बात हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उद्योग की। सबसे पहले पारिस्थितिकी, इसके बाद हम बात करेंगे इकोलॉजी की, जो पारिस्थितिकी है वगैरह है, जो पर्यावरण वगैरह, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्योग की। भारतीय हस्तशिल्प का पतन। तो पहले पहले मैं रीड कर लेता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए सामान्य, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ब्रिटिश व्यापारियों के भारत में आने से पहले यहाँ का औद्योगिक विकास उन्नत यूरोपीय देशों से किसी भी तरह का कम नहीं था। कपास कपड़ा उद्योग में भारत को विश्व की जननी माना जाता था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता था। लोहा उद्योग इतना विकसित था कि लोहे के कई सामान विदेशों में निर्यात होते थे। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, रंगरेज आदि की कला तथा कारीगरी गांव के स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती थी। वास्तव में 17वीं और 18वीं शताब्दी, देखो सबसे पहले थोड़ा समझा देता हूँ 17वीं शताब्दी का क्या मतलब है। देखो 17वीं शताब्दी का मतलब है कि जो सन 1600 था या 1601 ले लो, सन 1601 से लेकर सन 1700 तक, पूरा 1700 जब कंप्लीट हो जाएगा तब, तो ये इस बीच का जो 100 काल, मतलब 100 सालों का जो ये काल था, इसको हम कहते हैं 17वीं शताब्दी। समझिए, 1600 से लेकर 1700 तक के काल को हम कहते हैं 17वीं शताब्दी। अब बहुत लोग यहाँ पर एक लगा लेते हैं, तो आप एक भी लगा सकते हो, बाकी इतना डिटेल में मत जाओ। लेकिन सामान्य रूप से आप देखो तो 1600 से लेकर 1700 का टाइम पीरियड, इसको हम कहेंगे 17वीं शताब्दी। ठीक है? और 18वीं शताब्दी का मतलब होगा 1700 से लेकर 1800 तक का टाइम पीरियड, तो इसे कहेंगे हम 18वीं शताब्दी। ध्यान से समझो, 1700 पूरा हो गया तो 1800 शुरू हो गया। जैसे आज क्या चल रही है, 2000 चल रहा है ना आज, लेकिन 2000 प्लस में है, तो 2000 तो पूरा हो गया, 20वीं शताब्दी तो पूरी हो गई, ये 20वीं शताब्दी हो गई। अब क्या चल रही है, 21वीं शताब्दी। तो वापस से आते हैं टॉपिक पर। तो भारत में जो उद्योग था वो काफ़ी उन्नत रहा था। जो उद्योग वगैरह थे वो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। कपड़ा उद्योग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लोहा उद्योग काफ़ी विकसित था, कई सारे सामान विदेशों में भी निर्यात किए जाते थे, विदेशों में भी भेजे जाते थे। वास्तव में 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारियों में भारत में पैर जमाने की होड़ का मूल कारण था यहाँ के निर्मित सामान की विविधता तथा गुणवत्ता, जिसे यूरोप में बेचकर लाभ कमाते थे वो। ढाका ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में आज के टाइम पर, लेकिन उस समय तो भारत का हिस्सा था। तो ढाका, कृष्णनगर, लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर, मद्रास, मदुरई सूती कपड़े के प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त शहरी स्तर पर अन्य उद्योग थे। धातु उद्योग जैसे पीतल, तांबा, कांसे के बर्तन तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण, सोने और चांदी के आभूषण बनाने का उद्योग, पत्थर, मूर्तिकला आदि। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है, आप ध्यान समझिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको अभी हस्तशिल्प के पतन की बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हुआ। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि जब ब्रिटिश व्यापारी या ब्रिटिश जो शासन है भारत में जब स्थापित नहीं हुआ था, जब उससे पहले की अगर हम बात करें, तो भारत का औद्योगिक विकास काफ़ी उन्नत था। उन्नत मतलब इतना कि यूरोप से किसी भी तरह कम नहीं था। आप अगर 16वीं शताब्दी के टाइम पीरियड की बात करो, 17वीं शताब्दी की बात कर लो, 16वीं शताब्दी के मतलब 16वीं शताब्दी की बात कर लो, 17वीं शताब्दी के आप टाइम पीरियड की बात कर लो, तो यूरोप इतना ज़्यादा आगे नहीं था। मतलब ये कि भारत में भी औद्योगिक विकास था, भारत में भी कई सारे उद्योग थे, वो काफ़ी मजबूत थे, भारत में भी कारीगरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा
मतलब अच्छी थी, जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में उद्योग वगैरह थे। हालाँकि ये नहीं कह सकते बिल्कुल अप टू द मार्क उद्योग थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन थे। वो अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छे थे। जैसे कि कपड़ा, कपास वगैरह का जो उद्योग था, वो काफ़ी अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि विदेशों में उसका सामान निर्यात होता था। जापान वगैरह की हम बात करें तो कहा जाता है कि जापान के शासक ने सोन या चाँदी और सोने के सिक्कों पर के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसका कारण ये था कि भारत में वो सिक्के आ रहे थे। क्यों? क्योंकि भारत से वो सामान ज़्यादा खरीद रहे थे। तो इसके कई कारण थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय उद्योग वगैरह काफ़ी विकसित था। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं था। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी विकसित था। और इसका यही तो कारण था, भारत में जो निर्मित सामान था, उसी की तो होड़ लगी थी, कॉम्पिटिशन लगा था। तभी तो जो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई या दूसरी जो कंपनियां थी अलग अलग देशों की, वो भारत से व्यापार करना चाह रही थी। अलग अलग देश भारत में व्यापार करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारा सामान था, कच्चा माल था, ठीक था, काली मिर्च वगैरह जो मसाले हैं वो थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निर्मित सामान भी था, बनी हुई वस्तुएं भी थी। यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा बेचे जाते थे यूरोपीय कंट्रीज़ वगैरह में, तो इनकी काफ़ी डिमांड थी। और बहुत सारे जो शहर हैं, इन्हें हम औद्योगिक शहर भी कह सकते हैं उस टाइम पर। ये जितने भी आपको शहर दिख रहे हैं, ये उस समय के बड़े-बड़े औद्योगिक नगर रहे हैं। तो भारत में काफ़ी मतलब उद्योग वगैरह थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप 1820 तक इंग्लैंड संसार का कारखाना बन चुका था, जहां भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पहले चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार के नाम पर भारत को लूटा तथा भारत से प्राप्त होने वाली लूट तथा धन ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में मशीन निर्मित सस्ते माल ने भारतीय हस्तशिल्प की मांग को पहले विदेशी बाजारों और बाद में जब यह सामान भारत में आयात यानी कि भारत में आने लगा, तब भारतीय बाजारों में समाप्त कर दिया। इनका सबसे पहला शिकार जो था वो कपड़ा उद्योग था, जो दाम के मामले में सस्ते विदेशी मशीनी कपड़े के सामने नहीं टिक सका। परिणाम स्वरूप भारत के उत्कर्ष कपड़ा उद्योग का पतन होने लगा। सूत, कताई और बुनाई की कला का ह्रास, यहाँ पे ह्रास होने लगा। धीरे धीरे यह प्रभाव लोहा गलाने, शीशे, कागज, जहाजरानी जैसे उद्योगों पर पड़ने लगा। देखिए दोस्तों, अब ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उसका शासन भारत पर स्थापित हो जाता है। ये सब हम पहले से ही जानते हैं कि अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है, ब्रिटेन का शासन स्थापित हो जाता है। अब उनके शासन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। अब औद्योगिक क्रांति के कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था जो उपनिवेशों से लूटा गया माल था, वहाँ पे ज़्यादा पहुँचने लगा, वहाँ पे नए नए इन्वेंशन भी होने लगे और औद्योगिक क्रांति हुई। फिर औद्योगिक क्रांति में हम देखते हैं कि मशीनों का निर्माण हुआ और ऐसी-ऐसी मशीनें सामने आई जिन्होंने कई हज़ार या कई सौ मज़दूरों का काम एक बार में कर दिया। तो कई सारी मशीनें सामने आ गई, जिससे कि निर्मित सामानों की संख्या बढ़ गई। मतलब अब सामान काफ़ी बड़े लेवल पर उसका निर्माण किया जाने लगा और इस सामान को बेचने के लिए नए-नए बाज़ार ढूँढे जाने लगे। और अब यही हुआ। पहले क्या हो रहा था कि भारत से सामान लाकर इंग्लैंड या यूरोपीय देशों में भेजा जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि अब निर्मित वस्तुएं ज़्यादा हो गई थी इन देशों में, अब औद्योगिक क्रांति वगैरह होने से निर्मित वस्तुएं काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और इसीलिए अब इन वस्तुओं का आयात किया जाने लगा। मतलब कंपनी ने इन वस्तुओं को भारत में मंगाना शुरू कर दिया ताकि भारत में ये आसानी से बिक जाएं और यहाँ की जो औद्योगिक क्रांति है वो सफल हो जाए। अब इसी के लिए उन्होंने भारत में इसका आयात करना शुरू किया। और ये तो हम पहले ही जानते हैं कि आयात में क्या चीज़ें होती थी। आयात में मतलब देश में इंग्लैंड में जो निर्मित सामान है उसको देश में मंगाया जाता था और कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता था उस पर कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता था। लेकिन अगर भारतीय सामानों को बाहर भेजना है, भारतीय सामानों को विदेशों में भेजना था, तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा रखे थे, प्रतिबंध था कई तरह के। तो इससे भारतीय सामान बहुत महंगा हो जाता था। और फिर धीरे-धीरे, क्योंकि भाई भारतीय सामान वैसे भी हाथ से बनाया गया होता था, थोड़ा वैसे भी महंगा पड़ता था, इसलिए पहले ये विदेशी बाज़ार में समाप्त हो गया। जो विदेशी बाज़ार में भारतीय हस्तशिल्प की जो छाप थी, वो ख़त्म हो गई। और फिर धीरे-धीरे जब भारत में इसका बड़े पैमाने पर आयात हुआ, और ज़ाहिर-सी बात है इंसान तो सस्ता ही सामान खरीदेगा, तो इसी कारण से भारतीय सामान क्योंकि महँगा होने लगा और इसी इसी के चलते भारतीय बाज़ारों में भी
जो भारतीय सामान था, भारतीय वस्तुएं थी, भारतीय जो हस्तशिल्प था, जो कारीगरी थी, उसकी मांग कम होती गई। और सबसे पहला जो शिकार हुआ वो कपड़ा उद्योग हुआ। जो कपड़ा उद्योग भारत में बहुत ज़्यादा अपने उत्कर्ष पर था, अपनी मतलब उच्च कोटि पर था, बहुत ज़्यादा एक बड़ा उद्योग था। लेकिन क्योंकि अब मशीनें एक बार में कई सारे एक मतलब कपड़े तैयार कर देती थी, वो काफ़ी सस्ते पड़ते थे, तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये उद्योग अब टिक नहीं पाया, इसका ह्रास होना शुरू हो गया। न केवल इसका बल्कि जो दूसरे भी इसी से संबंधित उद्योग थे, जैसे कि सूत, कताई, बुनाई से संबंधित जो कला से संबंधित जो उद्योग थे, जो कारीगरी थी, अभी समाप्त होने लगी। धीरे धीरे अब इसका जो प्रभाव था वो लोहे गलाने, शीशे गलाने, जहाज चलाने जैसे उद्योगों पर भी पड़ने लगा। मतलब ये कि औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई उससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीय उद्योगों का एक तरह से विनाश हुआ। रेलवे के विकास ने ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार स्थापित करने में सहायता की, क्योंकि इसे दूर दराज के गांवों के कृषि उत्पाद को बंदरगाहों तक ले जाने तथा बंदरगाहों से ब्रिटिश सामान को गांव तक पहुंचाने में आसानी हो गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब पता है? 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहेंगे 19वीं शताब्दी। लेकिन यहाँ पर 19वीं शताब्दी का मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब होता है 1850 के बाद। ठीक है, ये बीच में जो 50 आता है ना, इसके बाद हम उत्तरार्ध कहते हैं। इससे अगर कम है तो उसे हम पूर्वार्ध कहते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में आया हो तो उसके लिए यूज़फुल होगा, जिसको नहीं आया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश सामान को गांव तक पहुंचाने में आसानी हो गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत के हस्तशिल्प उद्योग का विनाश होता रहा तथा इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक उद्योग नहीं पनपे। मतलब यही है कि अब देखो, बहुत लोग कहते हैं कि भाई रेलवे का विकास किया। आप स्थानीय स्तर पर देखिए, जब बच्चों को ज्ञान नहीं होता या हम लोगों को खुद भी ज्ञान नहीं था, तो बात कर लेते थे कि भाई रेलवे का विकास हुआ है ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन का शासन अच्छा था। अब ये बिल्कुल गलत है। देखो, यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहा है कि जो रेलवे का विकास किया गया उन्होंने अपने हित के लिए किया ब्रिटेन ने। इससे क्या फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स का? अब ब्रिटिशर्स जो थे वो दूर दराज के गाँव तक आसानी से पहुँच रहे थे और वहाँ पर अपना सामान बेच रहे थे। गाँव-गाँव तक सामान बेचा जाने लगा, काफ़ी आसान हो गया। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो आत्मनिर्भर थी, अब वो बिल्कुल पंगु सी हो गई, मतलब बेकार सी हो गई। वो अब उसमें कोई दम नहीं रहा अर्थव्यवस्था में। तो ये भी एक रेलवे का कारण था। उसके कारण कई सारे उद्योग खत्म हो गए, भारतीय उद्योग नष्ट हुए और ब्रिटेन का सामान बिकना शुरू हुआ, या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनका सामान बिकने लगा। साम्राज्यवाद ने भारत की स्वायत्त या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, जिसमें हस्तशिल्प उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ब्रिटेन के राजनीतिक विस्तार का प्रत्येक कदम भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था की विनाश की तरफ एक कदम था। देखिए दोस्तों, अब ये जो साम्राज्यवाद था भारत के लिए, ब्रिटेन का जो साम्राज्यवाद था भारत के लिए, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो स्वतंत्र या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, उसको नष्ट कर दिया। यहाँ पर जो हस्तशिल्प का जो उद्योग था उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। ब्रिटेन का जो ये राजनीतिक विस्तार था, ब्रिटेन जिस तरीके से अपने आप को विस्तारित कर रहा था, अपने उपनिवेश बढ़ा रहा था, इसका सारा का सारा प्रभाव, या इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो भारत पर पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देख, जाहिर सी बात है, ये जो देश है, ब्रिटेन हो गया या दूसरे देश हो गए, इन्होंने जो युद्ध वगैरह किए, उनका पैसा कहाँ से आया था? उनका पैसा भारत जैसे देशों से ही तो आया था। जो उपनिवेश थे, जो गुलाम थे, उन्हीं का लूटा हुआ पैसा तो था, जो नष्ट हो कर दिया इन लोगों ने युद्ध में वगैरह में, हथियार बनाने में नष्ट कर दिया। और क्या हुआ अंत में? दुनिया को बेकार चीज़ तो हासिल हुई और कंपटीशन हुआ, और हथियारों का ही निर्माण आज भी हम देख रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं कि इनकी जो आगे बढ़ने का जो इनकी राह थी, उसका प्रभाव इनके उपनिवेशों जैसे कि भारत वगैरह पर पड़ रहा था, और इन देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। इसके साथ ही राजाओं, नवाबों की मांगों में कमी के कारण भी भारतीय शिल्प उद्योग को काफ़ी धक्का लगा। देसी रियासतों तथा राज दरबारों की समाप्ति का अर्थ था कि वे सामान जो राजकीय उत्सवों तथा दरबारों की शान और शौकत के लिए बनाए जाते थे, अब उनकी आवश्यकता नहीं है।
परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन में कमी आने लगी। अब एक चीज़ ये भी है, देखो दोस्तों, जो पहले जो राजा महाराजा थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे भाई, यहीं की संस्कृति से जुड़े थे या जो भी थी, जो भी बातें थी, वो संस्कृति वगैरह को काफ़ी बढ़ावा देते थे। जो कला थी उसको बढ़ावा देते थे। आप कितने ही राजाओं के दरबार देख लो, वो कवियों को रखते थे अपने दरबार में, विद्वानों को रखते थे, जो कारीगर वगैरह होते थे उनको रखते थे, और अपने मतलब जो स्थानीय कारीगरी वगैरह थे उसको प्रोत्साहन दे रहे थे। अलग अलग जो छोटे स्तर पर भी जो नवाब थे, जो बड़े बड़े जो ज़मींदार भी थे, जो रियासत भी थी जो पहले अलग अलग, उनके भी जो राजा महाराजा थे, वहाँ पर राज करने वाले व्यक्ति जो थे, वो स्थानीय कलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। वहाँ पर डिमांड थी। राजा महाराजा जब महल वगैरह बनवाते थे तो वहाँ पर कारीगरों की डिमांड होती थी कि यहाँ पे रंगाई करनी है, रंगकारी वगैरह करनी है, यहाँ पे डिजाइन बनाने हैं, अलग अलग कलाओं की ज़रूरत पड़ती थी, आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, और उन लोगों को काम मिल जाता था। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें होती थी, एक राजा महाराजाओं के टाइम पर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और एक राजा तो था नहीं भारत में, अलग अलग राजा थे, मंत्री थे, सब लोग डिमांड करते थे भाई। जब सबके पास पैसा था तो सभी लोग उत्सव की तरह मनाते थे और इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। भारतीय शिल्प को बढ़ावा देते थे, बढ़ावा नहीं दे रहे थे वो इसका यूज़ करते थे, और बढ़ावा फिर अपने आप ही मिल जाता था। जैसे कि मान लो, अगर आप पसंद करोगे किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, उसकी वैल्यू बनी रहेगी। तो राजा महाराजाओं के द्वारा जो नवाब वगैरह थे, वो भारतीय शिल्प को बढ़ावा कैसे दे रहे थे? क्यों? कि वो इसका यूज़ करते थे। उत्सव वगैरह में इसको काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि राजा और नवाब तो खत्म हो गए, खत्म क्या, बहुत सारी जो रियासतें थी उनको अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया। उनको अंग्रेज़ों ने अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य में मिला लिया। रियासतें ख़त्म हो गई, नवाबों की स्थिति ख़त्म हो गई। उन्हें पहले जो पेंशन दी जाती थी वो और कम हो गई। अब वो कुछ ऐसा कुछ करने में वो उनकी दिलचस्पी रही नहीं। उनके पास पैसा ही नहीं था वो खर्च कर सकें। तो इस तरह से इनकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। जो भारतीय हस्तशिल्प था, भारतीय जो शिल्प था, कलाएँ थी, उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। कोई था ही नहीं उसको पूछने वाला। इसके अलावा विदेशी शासन स्थापित हो जाने से हस्तशिल्प पर विदेशी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। कुछ शिल्पकारों ने बिना पूरी समझ के यूरोपियन डिजाइनों की नकल करनी करनी शुरू कर दी, परंतु वे अधिक सफल नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त नवजात बुद्धिजीवी और व्यावसायिक वर्ग यूरोपीय संस्कृति की चकाचौंध से अधिक प्रभावित था, और इसने देशी देसी कलाकृतियों से मुंह मोड़ लिया। इनके लिए यूरोपियन फैशन की प्रभुत्वता के सूचक माने जाते थे। इससे स्थानीय उद्योग को नुकसान पहुंचा। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से शिल्पकार और बुनकरों को अपने करखे छोड़कर, करखे मतलब जिससे वो धागा वगैरह बुनते थे, उसको छोड़कर, वो काम धागा बुनने वगैरह वाला काम छोड़कर हल का सहारा लेना पड़ा। कई हस्तशिल्प तबाह हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं, राजा महाराजा रहे नहीं, वो लोग रहे नहीं जो पहले पसंद करते थे कलाओं को। अब जो लोग थे भी, अब वो उनके अंदर पाश्चात्यवाद की विचारधारा फैल गई। अब उन्होंने तो यूरोप को देख लिया। अब यूरोप की संस्कृति से वो प्रभावित हुए, यूरोपीय विचारों को अपनाना शुरू किया। और उस समय भाई अंग्रेज़ों के द्वारा भी यूरोपीय वस्तु को, यूरोपीय कलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसीलिए कई लोगों ने नकल करने की भी कोशिश की कि हम चलो यूरोपीय कलाकृतियों को अपना लेते हैं, यूरोपीय हिसाब से हम बिल्डिंगें बनाएंगे तो हो सकता है हमें नौकरी मिल जाए, इंजीनियर भी बन सकते हैं हम, वगैरह वगैरह। इंजीनियर ना सही तो एक अच्छे मजदूर के रूप में हमें रख लिया जाएगा। तो कई लोगों ने नकल भी करने की कोशिश की, तो बट कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। बाकी जो बुद्धिजीवी वगैरह थे, जिनके अंदर काफ़ी मतलब पढ़े लिखे जो लोग थे काफ़ी, अब वो लोग पूरी तरह अट्रैक्ट थे किसकी तरफ? यूरोपीय संस्कृति, यूरोपीय कलाओं के ऊपर। तो उन्होंने भारतीय कलाओं से पूरी तरह मुँह मोड़ लिया। अब उन्हें भारतीय कलाओं से कोई एक तरह से मतलब ही नहीं रह गया, मुँह मोड़ लिया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ? इससे अंत में भारतीय लोगों को नुकसान हुआ, भारतीय कारीगरों को नुकसान हुआ, और जब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, तो भाई तो वो मरेंगे थोड़ी ना, वो जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करेंगे, खाली तो नहीं बैठेंगे ना। और खाली नहीं बैठने के कारण उन्होंने अपनी कारीगरी छोड़ी। बड़े पैमाने पर लोगों ने कारीगरी छोड़ दी अपनी, अपना जो कला था उसको त्याग दिया और फिर हल चलाना शुरू किया। इसके साथ ही ब्रिटेन से आने वाले मशीन निर्मित, जो मशीनों के द्वारा जो बनाए गए सामान होते थे, मशीन निर्मित सस्ते सामान ने भी ग्रामीण उद्योग तथा शिल्प कला के पतन में सहायता की। मशीनी कपड़ा, कृत्रिम रंगाई, जो बनावटी जो रंगाई होती थी पहले,
फूलों वगैरह के रस वगैरह से निकाल के बिल्कुल नई रंगाई होती थी, लेकिन अब कृत्रिम आर्टिफिशियल रंगाई की सामग्री, मिट्टी का तेल, मीनाकारी के बर्तनों जैसी वस्तुएं गांव में उपलब्ध होने के कारण स्थानीय हथकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ग्रामीण उद्योगों के ह्रास ह्रास का एक अन्य कारण था भारत में पड़ने वाले अनेक अकाल, जिनके कारण कई शिल्पकारों को दूसरे धंधों में लगना पड़ा। तो दोस्तों, जो मशीन निर्मित जो वस्तुएं थी वो सस्ती होती थी, तो ये तो एक मुख्य वस्तुएं थी जिन्होंने भारतीय उद्योग को पूरी तरह विस्थापित किया। तो इनका बोलबाला काफ़ी बढ़ गया, इनका चलन काफ़ी बढ़ गया। सस्ती वस्तुएं थी, तो जो ग्रामीण इलाके थे जो देसी वस्तुएं पसंद करते थे पहले, क्योंकि अब उन्हें सस्ती वस्तुएं मिल रही थी, तो उन्होंने सस्ती वस्तुओं को ज़्यादा प्रेफर किया, सस्ती वस्तुएं उन्होंने लेना ज़्यादा पसंद किया। इसका एक बेकार प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखा गया। भारतीय जो शिल्पकार वगैरह थे उन्होंने फिर दूसरे धंधे अपनाना शुरू कर दिया। कई सारे अकाल वगैरह पड़े, तो अब उन्होंने दूसरे धंधे अपनाना ही सही समझा। यह प्रभाव गांव के हथकरघा उद्योग, बढ़ई, चमड़ा उद्योग, रंगाई, कुम्हारगिरी तथा तिलहन उद्योग पर पड़ा। तो ये जितने भी प्रभाव थे, जो हथकरघा उद्योग था, हाथ से जो कपड़ा वगैरह तैयार किया जाता था, बढ़ई का जो काम था, जो चमड़ा का जो काम होता था, बढ़ई मतलब समझ रहे हैं, जो कारपेंटर वगैरह होता है वो बढ़ई कहते हैं हम उसे। तो ये सारे जो उद्योग वगैरह थे, रंगाई जो रंग वगैरह करने के जो उद्योग थे, कुम्हार वगैरह करने का जो उद्योग थे, मतलब मिट्टी के सामान वगैरह बनाने के जो उद्योग वगैरह थे, तो इन सब पर ये इन सभी उद्योगों पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल आधार कृषि एवं उद्योग का परंपरागत समन्वय पर कुठारघात, मतलब एक बेकार प्रभाव था, एक मतलब कुठार आघात पहुंचाना, एक मतलब पूरी तरह एक तरह से दबाना, एक तरह से हमला किया गया। तो मतलब ये जो भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, इस पर एक अंग्रेजों का एक तरह से पूरा का पूरा एक हमला हुआ, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हुई। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, मतलब जो उद्योग वगैरह थे भारत में, वो नष्ट हुए। इन बेकार कारीगरों के पास अब खेती के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने जमीन खरीद ली, और जो साधनहीन थे उनमें से कुछ खेतीहर मजदूर बन गए, और बाकी कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तथा भारत जो कृषि और उद्योग कृषि और उद्योग कृषि और उद्योग की मिलीजुली पद्धति वाला देश था, उसे जबरदस्ती ब्रिटिश पूंजीवाद का कृषि उपनिवेश बना दिया गया। तो अब भारत में जो, जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैंने जितना भी बात आपको समझाई यहाँ पे समझ में आई होगी कि भारतीय उद्योग नष्ट हुए। ब्रिटेन की जो नीति थी उसके कारण भारतीय उद्योग क्या हुए, नष्ट हुए। अब ऐसी स्थिति में जो गरीब लोग थे उन्होंने शिल्पकारी वगैरह छोड़कर खेतीहर मजदूर बनना काफ़ी सही समझा उस टाइम पर। तो उन्होंने वो खेतीहर मजदूर बन गए। मतलब वो ऐसे किसान नहीं थे जिनके पास अपनी ज़मीन हो, बस वो मजदूर थे। और जिनके पास थोड़ा पैसा वगैरह था, या जिनके पास ज़्यादा ही पैसा था, तो वो ज़मींदार बन गए। और जिनके पास फिर भी पैसा वगैरह था, तो उन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली, नॉर्मली वो किसानी वगैरह करके अपनी लाइफ जीने लगे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो थे वो खेतीहर मजदूर बन गए। तो इस तरह जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, जो एक तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, अब वो ब्रिटेन की उपनिवेशवादी जो पूंजीवादी जो नीतियां थी उसके तहत बेकार हो गई। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रिटेन ने पूंजीवाद की नीति को लागू किया। एक्चुअली यहाँ पे हमेशा कहते हैं कि विकृत पूंजीवाद। विकृत का मतलब होता है बेकार पूंजीवाद, आधा अधूरा पूंजीवाद। पूंजीवाद अपने हिसाब से बुरा नहीं है। अगर बुरा होता तो आज हम भले ही कितनी बुराई क्यों ना करें पूंजीवाद की, लेकिन फिर भी हम पूंजीवाद का ही पक्ष लेंगे एट द एंड। आप समाजवाद को पक्ष नहीं लोगे। आप भले ही कितने अमीर हो कितने गरीब हो, आप फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड आप पूंजीवाद का ही समर्थन कर लोगे। नहीं भी करोगे तब भी आपको ज़्यादातर चीज़ें पूंजीवाद की सही लगेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, जब देश में पूंजीवाद हो ही रहा है तो इसमें क्या समर्थन करना, क्या असमर्थन करना। सभी देख रहे हैं कि पूंजीवाद तो बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ की, कैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कई बार कहा जाता है कि रेलवे को प्राइवेट कर देंगे, मेट्रो प्राइवेट है, तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन है। और आगे हॉस्पिटल्स वगैरह कोई प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है कि प्राइवेट निजी क्षेत्र में लाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही हैं, और यूएसएसआर का भी विघटन हो गया। तो यही कहूँगा कि पूंजीवाद अपने हिसाब से बेकार नहीं है, लेकिन जो ब्रिटेन ने जो पूंजीवाद कैपिटलिज्म भारत में लागू किया था वो विकृत था।
वो बेकार था, वो सही नहीं था। वो ऐसा पूंजीवाद था जिसमें सिर्फ़ ब्रिटेन को फ़ायदा था और किसी को भी नहीं। तो इस कारण से भारत भारत में जो औद्योगिक प्रणाली वग़ैरह थी वो पूरी तरह भारतीय उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गए और ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत होती गई, भारतीय व्यवस्था के नुकसान पर। तो इस तरह हमने सारी बातों को समझा, उद्योग से संबंधित संबंधित जितनी भी बातें हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी की सारी उद्योग से संबंधित है। जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी आपको बताती हैं कि किस तरह से भारत में हस्तशिल्प का पतन हुआ, किस तरह से कारीगरी जो थी वो नष्ट हुई, कारीगरों ने किस तरह से कारीगर मजबूर हुए कि वो अब खेतिहर मजदूर बन गए। तो ये सारी चीज़ें थी, सब कुछ हमने उद्योग से संबंधित समझ लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी की, यानी कि जो वन वगैरह का जो एरिया है, वन वगैरह जो संसाधन है, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, अब हम उनकी बात करते हैं, पारिस्थितिकी। ऐसे कई पूर्व अधिनियम और प्रक्रियाएं पारित की गई जिन्होंने सरकार को औद्योगिक, कृषि, खनन और संरक्षण उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने का अधिकार दिया। 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक की अवधि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र वनों, कृषि भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि देखो, ऐसे कई सारे अधिनियम पारित किए गए, ऐसे कई सारे आदेश पारित किए गए, नियम बनाए गए, जिसमें सरकार को पूरी तरह अधिकार दिया गया कि सरकार कृषि का जो खनन वगैरह है, जो वन संरक्षण मतलब जो संरक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो कर सकती है। मतलब उसको कई सारे अधिकार दिए गए और वो वन का उपयोग या किसी भी चीज़ का देश के अंदर उपयोग कर सकती है। ज़मीन हो, वन हो, कृषि का क्षेत्र हो, खनन का क्षेत्र हो कोई, या संरक्षण से संबंधित नीति बनानी हो, तो कई सारे नियम इसके लिए बनाए गए थे ब्रिटिश काल में, ठीक है, उपनिवेशवाद के टाइम पर। इसके अलावा जो 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच का ये जो समय रहा है, इस समय के दौरान एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका मतलब जो दक्षिण अमेरिका है वो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। ब्राज़ील क्या है? लैटिन अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कितना ज़्यादा जो वहाँ की लकड़ियाँ थी उसको काट-काट कर बहुत ज़्यादा मतलब लकड़ियाँ थी जो यूरोप में भेजी जा रही थी। उनसे शिप वग़ैरह तैयार किए जाते थे। ब्राज़ील में तो जब हम पढ़ते हैं तो स्पेशली हमें यही दिखाई देता है कि वहाँ पे जो संसाधन था, ऐसा है दोस्तों, ध्यान से समझो। जब बात आती है अमेरिका की, अमेरिका समझ रहे हैं? अमेरिका का मतलब है यहाँ पर, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे वो उत्तर अमेरिका हो। अमेरिका 2 महाद्वीप हैं, ठीक है? एक उत्तर अमेरिका है, एक और एक दक्षिण अमेरिका है। तो अमेरिका पहले ना बसा हुआ देश नहीं था। अमेरिका में जैसे आज हम देखते हैं कि आज हम यूरोपियन लोगों को देख रहे हैं। आज जो अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत ताकतवर देश है। कनाडा की बात करें तो यहाँ पे हमें अंग्रेज़ देखने को मिल जाएँगे। लेकिन आज से लगभग आप 600 साल पहले ले लो, 14वीं शताब्दी में ले लो आप, मतलब 1400 तक का टाइम पीरियड में ले लो, यहाँ पर अंग्रेज़ वगैरह थे ही नहीं। ये बिल्कुल खाली एरिया थे, यहाँ पे लोग थे, इतना भी खाली नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जो आप देखते हो जिन्हें आप हिस्ट्री में ब्लैक के रूप में पढ़ते हो, या आप देखते हो कि आज भी अमेरिका में कई बार भेदभाव वगैरह होता है, तो वो लोग रहे थे यहाँ पर। ब्लैक शब्द यूज़ करना उनके लिए गलत होगा, लेकिन मैं बस आपके लिए समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो जो ब्लैक पीपल वगैरह आप जिन्हें पढ़ते हो, जो काले लोग रहे हैं, वो हकीकत में अमेरिका वगैरह के मूल निवासी रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये जो मूल निवासी वगैरह थे, ये स्पेशली कबीले वगैरह के लोग थे। कबीले वगैरह के लोग थे, यहाँ पे शासन प्रशासन था, लेकिन यहाँ पर भारत जैसी सभ्यता नहीं थी, हकीकत ये है। देखो, किसी भी सभ्यता को हम कमज़ोर नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर अमेरिका ले लो, दक्षिण अमेरिका ले लो, यहाँ पर जब यूएसए वगैरह नहीं बसे थे, जब यहाँ पर अंग्रेज़ वगैरह नहीं आए थे, उससे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये सब जो इलाके थे, यहाँ पे कबीले रहते थे, यहाँ पर वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा था, जंगल बहुत ज़्यादा थे। हकीकत में यहाँ पर जो संपत्ति थी वो जंगल था। खान वगैरह जब निकली, खोजी गई, तो वो तो अंग्रेज़ों ने आकर खोजा अमेरिका में। तो उससे पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है वो ज़्यादा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में एक लंबे समय से शासन प्रणाली रही थी। भारत का अपना एक पॉलिटिकल थॉट रहा था, किस तरह से शासन करना है, क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए। भारत में तो सब कुछ था। हालाँकि वो बात अलग है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम गुलाम बन गए, लेकिन वो सब बात अलग है। लेकिन अमेरिका वगैरह में ये सब एरिये ऐसे थे, यहाँ पे लोग कम थे, संख्या कम थी, लोग कबीले वगैरह में रहते थे। और जब इन लोगों को गुलाम बनाया गया, अमेरिका में जब शासन हुआ यूरोपीय लोगों का,
तो यूरोपीय लोग जैसे कि अब इन्होंने उत्तरी अमेरिका में यूएसए बस गया, कनाडा बस गया, वो चीज़ अलग है। अब हम आ जाते हैं लैटिन अमेरिका की। तो लैटिन अमेरिका वगैरह की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ना प्राकृतिक संसाधन ही ज़्यादा थे लूटने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो वन का जो क्षेत्र था, जो कृषि भूमि थी, उसको लूटा गया। वन में बड़े-बड़े जो पेड़ वगैरह थे उसको काट-काट कर लकड़ियों का यूज़ किया गया। लकड़ियों की हर चीज़ बनानी शुरू कर की गई, शिप्स बनानी शुरू कर की गई, उसका व्यापार शुरू हुआ। इसके अलावा वनों को काट कर कृषि भूमि तैयार की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे मैंने अमेरिका की कुछ बातें आपको बताई, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। जो लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं वो लोग, कोई बात नहीं, आप अगर आपको कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप वहीं पर स्टॉप कर दो। अब हम इसी को आगे और पढ़ रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 17वीं-20वीं शताब्दी में कि बहुत ज़्यादा दोहन होता है प्राकृतिक संसाधनों का। 1865 में पहला भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था। यह मई 1865 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने भारत सरकार को पेड़ों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी वन घोषित करने और उनके संरक्षण के लिए नियम जारी करने का अधिकार दिया। इससे वनों और वन उत्पादों का व्यवसायीकरण भी हुआ और साहूकारों या धन उधारदाताओं का एक बिचौलिया जहाज बन गया। अब यूरोपीय लोगों के आने से लगभग सभी पारंपरिक संबंध, पैटर्न, संसाधन, उपलब्ध उपयोग बदल गया। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है। 1865 में हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटेन की सरकार के लिए, जो भारत में ब्रिटेन की सरकार है, वो अपने लिए ही कानून बनाती है कि जो भारत में जो वनों से ढका हुआ या जो पेड़ों से ढका हुआ जो क्षेत्र है, उसको सरकार अपना या अपना क्षेत्र घोषित कर सकती है, सरकारी संरक्षण में उसे ले सकती है। देखो क्या था कि बहुत सारे जो वन से संबंधित जो इलाके थे, वहाँ पर अलग अलग कबीले रहते थे, अलग अलग जनजातियाँ रहती थीं, ट्राइब्स रहती थी। संथाल का नाम आपने सुना होगा, संथाल विद्रोह को पढ़ा होगा। तो उसके मुंडा जाति के लोगों को के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिरसा मुंडा को जानते होंगे। ये क्या था? ये ट्राइब्स थी, ये जनजातियाँ थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब ये यहाँ पर वन के क्षेत्रों में अपना अधिकार समझती थी। जल जंगल जमीन, इसको ये अपना अधिकार मानती थी जनजातियाँ शुरू से ही, क्योंकि ये यहीं पर रहती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज चाहते थे कि इन वनों को काट कर ये जो जंगली लोग हैं इनको किसान बना दो। किसान बनाने से क्या होगा कि उत्पादन ज़्यादा होगा, या फिर इन लोगों को छोड़ो, यहाँ पर ये जो जंगल है इसको काट दो सबसे पहले, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने नए नए लोगों को बसा देंगे और यहाँ पर हम खेती करवाएंगे। खेती करवाने से ज़्यादा उत्पादन होगा और ज़्यादा हम टैक्स लेंगे। उत्पादन होगा और जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उसका हम ज़्यादा भाग रख लेंगे और उसको हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर देंगे या अलग अलग जगह हम उसे बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो इनका ये मोटिव था। इसीलिए इन्होंने अपने लिए अधिनियम बना लिया था कि जो वनों से ढका हुआ जो क्षेत्र है वो सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है, सरकार उससे संबंधित कुछ भी कर सकती है। और इसी कारण से, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती थी, इसी कारण से सरकार ने व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया। अब वन उत्पादों का, जो वन में जंगली जानवर थे, जो पेड़ वगैरह थे, उसका व्यावसायीकरण शुरू हो गया, उसको बेचा जाने लगा, विश्व बाजार में उसकी डिमांड बढ़ी। साहूकार, धन उधारकर्ता अब ये बिचौलियों के रूप में सामने आ गए। तो ये सारी बातें थीं। यूरोपीय लोगों अब जो यूरोपीय लोग आए थे तो उसके कारण जो पारंपरिक संबंध था, वन के साथ जो रिलेशन थे, जल जंगल ज़मीन की जो बात सुनते हैं हम अगर बहुत पहले, तो उसके साथ जो संबंध थे स्थानीय लोगों के, अब वो बदलने लगे। क्योंकि यूरोपीय लोगों ने वनों को एक पैसे के क्षेत्र के रूप में देखा। इन्होंने ज़मीनों को देखा कि यहाँ पर सोना गड़ा हो सकता है, चलो खोदो, टेस्ट किया जाए, कोई ना कोई तो खनिज निकलेगा ही, लोहा गड़ा है तो उसको निकाला जाए। तो इन्होंने अब एक व्यापार करने की नज़र से इसको देखना शुरू किया, जिससे जो परंपरागत जो संबंध चले आ रहे थे वो बदल गए। जो एक प्यार था अपने वन से, अपनी ज़मीन से, अब वो बदल गया और लोगों ने आगे भी हम देखते हैं कि व्यवसाय को बढ़ावा दिया। और आज हम उसी व्यवसाय के कारण आज हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर एक संतुलन बनाकर चलना है। किसी तरह हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वानिकी के साथ साथ कृषि में ब्रिटिश हस्तक्षेप अत्यंत शोषक था। उन्होंने वन क्षेत्रों के व्यावसायीकरण यानी कि उसको व्यापारीकरण की गतिविधि से जोड़ दिया की नींव रखी थी और वनवासियों के पारंपरिक जीवन में बाजार को प्रेरित करने का प्रयास किया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि
1927 का भारतीय वन अधिनियम जो 1980 तक लागू था, चरित्र में अत्यंत शोषक था। देखो दोस्तों, तो हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय समाज में जब अंग्रेज आए तो उनका एक नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा। अगर हम बात करें स्पेशली पारिस्थितिकी की, यानी कि वन से संबंधित या पेड़ों से संबंधित, जलवायु से संबंधित बातें करें, स्पेशली जो इकोसिस्टम वगैरह रहा था भारत में, इसकी अगर हम बात करें तो इससे संबंधित जो नीतियाँ थी, वन से संबंधित जो नीतियाँ थी ब्रिटिश, उनका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भारत में पड़ा था। अब भारत में इसका व्यावसायीकरण शुरू हो गया। पहले व्यवसाय के लिए नहीं होता था, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग जंगल से लकड़ी तोड़कर अपनी स्थानीय आवश्यकताएं पूरी किया करते थे। लेकिन अब व्यवसाय होने लगा, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जाने लगा, फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी गई जहाँ पर बड़े पैमाने पर लकड़ियों के यूज़ करके सामान बनाए जाने लगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दोहन हुआ और इससे भारतीय वन का काफ़ी दोहन हुआ। और कई बार लोग मानते हैं, कई सारे विद्वान कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ बनाई थी, स्पेशली एक वन संरक्षण से संबंधित एक नीति भी बना दी थी 1927 में, जो कि 1980 तक लागू रहा था ये नियम। तो ये भी काफ़ी शोषक था, काफ़ी शोषणपूर्ण नीति रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने भारतीय पारिस्थितिकी को, वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचाया। भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ये जो मतलब ये जो अर्थव्यवस्थाएं थी भारत की, जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान ब्रिटिशर्स ने पहुँचाया और ये पूरी तरह नष्ट हुई। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो यही कहूँगा कि वीडियो आप एक बार फिर से देख लेना, ताकि सारी बातें आपको आसानी से क्लियर हो सकें। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।